अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त संतोष केसरानी और आज मौजूद हैं हम लाहौर में सफ़रान के साथ। तो ये जो बहुत सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और वाटर पे काम कर रहे हैं, पीस इन्हें अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो मेरी खुशनसीबी है कि आज हम इनके साथ हैं और जानेंगे कि सर इन्होंने जो ये काम सारे स्टार्ट किए वो कैसे किए और लोगों के लिए एक बड़े आइडियाज़ हैं, इंस्पायरिंग है। तो आइए मिलते हैं सर फरहान के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। नहीं, आपका शुक्रिया, आप स्पेशली सिंध से आए और आपने स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाला। सो मैं चाहूँगा जितने कदम मुझे मालूम था आपके बारे में, तो अब हम जानेंगे कि फरहान साहब कौन है और क्या क्या करते हैं। जी एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन तो मैं एक बैंकर हूँ, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मुख्तलिफ ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स वगैरह साथ साथ चल रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए, यूथ डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के बेनिफिट्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारा एक्चुअली सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से हम लोगों को पैन पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा फेम मिला और इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी उस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा एक्लिमेशन मिली, उस पर अवार्ड्स वगैरह हम लोगों को मिले, वो हमारे वाटर रिलीफ के प्रोजेक्ट्स हैं। क्योंकि हम लोग जो भी डेजर्ट एरियाज़ हैं जहाँ साफ़ पानी की फराहमी नहीं होती, वहाँ पर हम लोग साफ़ पानी मुहैया करने के लिए हम हैंड पंप लगाते हैं, हम कुएँ वगैरह इंस्टॉल करते हैं वहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक काफ़ी अच्छा सिलसिला चल रहा है। अंदरून सिंध में भी हमारी चल रहे हैं, थरपारकर में, सांगड़ में, उमरकोट में। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी हम लोगों ने गुज़िश्ता साल से काम शुरू कर दिया है पानी की फराहमी के लिए और पानी की वाटर स्टोरेज के लिए टैंक्स वगैरह बनाने का। इसके अलावा KPK में भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है और इसके अलावा साउथ पंजाब में हम लोगों ने राजनपुर में और रोहिंग्या खान में और चोलिस्तान में, इन 3 इलाकों में हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया। लेकिन हमारा मेजर जो सारा पोर्शन है वो हमारा सिंध प्रोविंस में चल रहा है काम। ज़बरदस्त सर। अच्छा, एक इंसान का अपना एक ड्रीम होता है, तो आपके क्या ड्रीम थे? आप क्या करना चाह रहे थे? इसी फील्ड से आपका लगाव था या किसी और कुछ और करना चाह रहे थे? नहीं, इस तरह से है कि जो मेरा मेन मोटिव रहा है हमेशा ऐसे मामलात में, मेरी शुरू से ही यही आइडियोलॉजी रही थी कि मैं अपना वक्त किसी जगह पे ज़ाया ना करूं। जिस तरह से मैं काम, यानी मुझे अपनी तालीम के बाद या अपने ऑफिशियल आवर्स के बाद मुझे जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसको मैं किसी प्रोडक्टिव काम में खर्च करूँ, यानी मेरा वक्त किसी तरह से भी ज़ाया ना हो। तो ये है कि मेरी एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ औकात में मेरी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रहीं, कभी ट्रैवलिंग की, कभी स्टोरी और आर्टिकल राइटिंग की, कभी फ़ोटोग्राफी वगैरह की। लेकिन यह है कि जिस फील्ड में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया उसमें मैंने यानी उसमें जो अचीवमेंट्स मिली, जो मेरे प्रोजेक्ट्स रहे उससे मुझे इस बात की तसल्ली रही कि मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहा। 2011 की बात है तकरीबन, जब हम फर्स्ट टाइम मैं इस फील्ड में आया था सोशल वेलफेयर की, और वो भी इस वजह से कि मैं थरपारकर की तरफ मैंने ट्रैवल किया था और जब मैंने वहाँ पे भूख देखी, अफलास देखी, लोगों में परेशानियाँ देखी, उधर लोगों के मसाइल वगैरह मैंने देखे, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे शायद इस तरफ भी आना चाहिए। मैंने जहाँ पे और फील्ड्स वगैरह में काम किया और अपना टाइम वहाँ स्पेंड किया, कुछ काम मुझे सोशल वेलफेयर के कामों में भी खर्च करना चाहिए। तो 2011 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू किया था। खैर 10-11 साल हो गए हैं इस काम को, लेकिन यह कि इसमें जितनी अचीवमेंट्स हुई और जितना यानी हम कामयाबी के साथ हम आगे से आगे बढ़ते रहे, जो माइलस्टोन्स हमने अचीव किए, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद ये वाली वो फील्ड थी जिस फील्ड को मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी कि यहाँ पर मैं अपनी बेस्ट ऑफ एफर्ट्स जो है वो अपनी स्पेंड कर सकता था, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकता था। तो इस फील्ड में आने के बाद फिर मैंने अपनी कोई एक्टिविटीज़ वगैरह ज़्यादा चेंज नहीं की। 11 साल से हम मुसलसल कनेक्टेड हैं सोशल वेलफेयर के कामों से। ज़बरदस्त। अच्छा फरहान सर, इस चीज़ में आने से पहले हमें इस चीज़ को फील करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, ह्यूमैनिटी को और सारी जो सोशल वर्क काम कर रहे हैं तो लोगों से मिलना पड़ता है, कि सारी चीज़ें जानना पड़ता है। तो आपको कैसे लगा, उसके बाद आपकी क्या फीलिंग थी? देखें, ये बड़ा अहम नुकता है कि जब तक आप आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं या किसी ख़ास सेक्टर की तरफ आप रुख करना चाहते हैं और उस जगह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद उन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। अब जैसे थरपारकर में अगर मैं थरपारकर महज एक टूरिज्म के हवाले से गया होता और वहाँ के फोक डांसेस, वहाँ का म्यूज़िक वगैरह सुन के या वहाँ के फेस्टिवल्स अटेंड करके मैं वापस आ गया होता, तो शायद मैं कभी वैसे उस तरह से काम नहीं कर पाता। लेकिन मैं एक हफ्ता मैं रहा थरपारकर में, वहाँ के लोगों की ये जो सारी परेशान हाली थी और ज़ुबान हाली थी, उसको खुद ना सिर्फ ऑब्जर्व किया बल्कि उनके मसाइल से खुद भी गुजरता रहा। जिस तरह से आपको पता है वहाँ पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है, वहाँ पे वॉशरूम्स मौजूद नहीं है, वहाँ पे रहने के लिए कोई ढंग के ठिकाने मौजूद नहीं है,
आप देहात में जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने जो अपनी मट्टी और घर के हट्स अपने बनाए होते हैं उसमें वो रहते हैं कच्चे घरों में। मैं एक हफ्ता मैंने वहाँ पर स्टे किया तो उन्हीं घरों में स्टे करना पड़ा। उसी तरह से वो कच्चे पक्के खाने भी खाने पड़े। वहीं जो मटियाला पानी होता था, मट्टी वाला जो साफ पानी नहीं होता था, बदबूदार पानी होता था, वो यूज़ करना पड़ा। वॉशरूम की तंगी जो है वो फेस करना पड़ी। जब इन सारी चीज़ों से गुजरा तो मुझे पता चला कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, हम लोग सारे, कि हम जो शहरी इलाकों में रहते हैं या डेवलप्ड शहरों में रहते हैं, हमारे पास कौन सी सहूलत है जो हमारे पास नहीं है। और वो लोग जिनके पास ये सहूलतें मौजूद नहीं है, वो इतने साल से और नस्ल दर नस्ल से वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब उस कैफियत का अंदाज़ा हुआ ना, तो तब मुझे एहसास हुआ कि यार मुझे वाकई कुछ करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने यहाँ पब्लिक से चैरिटीज़ इकट्ठी करना शुरू की, यहाँ पर हम लोगों ने लोगों से जाकर बातचीत करना शुरू की। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी हमारी, पहले हम खाली सिर्फ पंजाब से कर रहे थे चैरिटीज़ कलेक्ट, अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर डोनर्स हो चुके हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिलसिला चल निकला है इन तमाम फलाही कामों का। अच्छा फरहान साहब, देखा जाए आप भी गए, जैसे आपने बताया था कि अगर एज में टूरिज्म के ख्याल से जाता था, सिर्फ प्रोग्राम या म्यूजिक देख के वापसी आ जाता, लेकिन आपकी थिंकिंग और लोगों को हम कैसे ये अवेयरनेस दें कि आप भी किसी का दर्द समझें, आप भी किसी का दुख समझें, जैसे आपने वहाँ पे रहा, उसकी जो कैफियत है उसी कैफियत के हिसाब से रहने के बाद आपने समझा, तो लोगों को इस बारे में अवेयरनेस हम कैसे दे सकते हैं? देखिए, इस सबसे ज़्यादा तो जो हमारा मैं कसूरवार ठहराता हूँ जो हमारा मीडिया है, हमारे ये जो टेलीविज़न के इतने सारे चैनल्स हैं, जब आप इन पर भी देखेंगे कभी थरपारकर को, तो ये आपको कभी उसमें बताएंगे नहीं कि भाई ये लोग कैसी तंगी गुजार रहे हैं, सिवाय चंद एक छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्रीज़ के। उन डॉक्यूमेंट्रीज़ के अलावा जितने भी इस तरह के कोई कल्चरल प्रोग्राम टीवी पे दिखाए जाते हैं, किसी किस्म के ट्रेडिशनल वहाँ की चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये सब चैनल्स जो हैं वहाँ के डांसेस, वहाँ का म्यूजिक, वहाँ का कल्चर, वहाँ के कॉस्ट्यूम्स, ये चीज़ें चमक दमक दिखा देते हैं लोगों को। ये नहीं बताते दर्द नहीं दिखाते, वहाँ की प्रॉब्लम्स नहीं दिखाते कि ये लोग जब बीमार होते हैं तब इनकी क्या हालत होती है। इनके पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ नहीं है, इनके पास साफ पानी नहीं है, इनके पास रोज़गार नहीं है, इनके पास तालीम नहीं है। ये चीज़ें बहुत कम चैनल्स वगैरह दिखाते हैं। तो जो हमारे काफ़ी सारे जो हमारे ये प्राइवेट यूट्यूबर बहुत सारे सामने आए हैं, ये इन लोगों ने काफ़ी हद तक उन तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है जो हमारे असल न्यूज़ चैनल्स नहीं कर रहे। हमारे यूट्यूबर्स जो हैं ये ऐसे ऐसे मकामात पे पहुंच जाते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लाते हैं। मैं सबसे पहले इन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई जिस तरह से आप ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें खोज निकालते हो, मुख्तलिफ जगहों पे चले जाते हो, वो चीज़ें दिखाते हो अपने यूट्यूब चैनल्स पे जो हमारा आम मीडिया नहीं दिखाता, तो आप ज़्यादातर लोग जिस कदर पेन में हैं, जिन मिजरीज में हैं, जिन कॉम्प्लिकेशन से गुजर गए हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाकर दिखाएं और उससे लोगों में ये अवेयरनेस आए। क्योंकि अब सोशल मीडिया का जब से दौर आया है, लोग टीवी चैनल्स देखना लोगों ने कम कर दिए हैं, लोग मोबाइल पर ही सब कुछ देखते हैं। और यूट्यूब का एक ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वहाँ पर झूठ भी होता है बहुत सारा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी सच्चाइयाँ भी हम लोग उस पर दिखा सकते हैं। तो मैं इन्हीं से ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसी चीज़ें करें, ताकि वो तमाम ह्यूमैनिटेरियंस, वो तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो इन लोगों की कोई मदद कर सकते हो, वो आपकी वीडियोस और आपकी पहुंचाई हुई न्यूज़ के थ्रू जो है इन लोगों की कोई हेल्प कर सके। फरहान सर, आप ऑलरेडी पीस पे भी काम कर रहे हैं और पीस पे काम करना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि पीस पे काम करने के लिए पहले लोगों की फीलिंग्स और लोगों के नज़रिए, ह्यूमैनिटी सारा कुछ समझना पड़ता है। तो हमारा एक तंग नज़री जहन बना हुआ है हम सारे पाकिस्तानी का। और कल मैं एक बंदे से मिला जो था रिलीजन टूरिज्म पे काम कर रहा था, तो उनका बड़ा एक अच्छा मौक़िफ़ था कि अगर हम रिलीजन को रियलिटी करके दिखा दें तो हमारी ये सारी दंगे फसाद ख़त्म हो सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि हम रिलीजन्स को किस तरह से देख रहे हैं? ऐसे हम किसी को तनकीद नहीं करते, लेकिन आप इस पे काम कर रहे हैं, तो हम पीस को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? देखिए, पीस की प्रमोशन के लिए जो है ना, ये जैसे कहते हैं कि तमाम जो मज़ाहिब से वाबस्ता लोग हैं, इनको एक छत के नीचे बिठाना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। और जिस वक्त मैंने इंटरफेथ हार्मनी पे काम करना शुरू किया था, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं लोगों को इकट्ठा कैसे करूं, क्योंकि लोग इकट्ठे हो नहीं पाते थे हमसे। मैंने लगातार जो है यानी कई माह तक मुसलसल ये कोशिश की कि यानी 4-5 नहीं तो कम से कम 2 अलग अलग मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा करूं, कोई ऐसी गपशप हो, कोई अच्छे माहौल में बातें हों, मगर लोग नहीं आते थे। ख़ास तौर पे जैसे मैं किसी अपने सिख दोस्त से कहता था कि यार चर्च देखने चले, तो वो फटाफट बिदक जाते थे कि नहीं यार हम क्या देख के करेंगे चर्च में,
या अगर मैं किसी क्रिश्चियन दोस्त से कहूँ कि चलो मंदिर चलते हैं देखने के लिए, उधर चल के बात करते हैं वहाँ पे, वो कहते थे यार हमने क्या मूर्तियों को जाकर देख के करना है, हम क्या करेंगे वहाँ जाकर। इस तरह का बहुत अजीब रिस्पॉन्स मिलता था। ये काफ़ी अर्सा हम लोग इसी परेशानी से गुजरते रहे। फिर एक दिन जो है हमें हमारे पंजाब में एक कहावत बहुत ज़्यादा बोली जाती है कि जो त्यौहार है ना वो सबके साझे होते हैं। मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरे जहन में ये आइडिया आया तो मुझे ख्याल आया कि यार ये बात हम हमेशा अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी इस बात की गहराई का कभी मुशाहिदा ही नहीं किया कि ये वो वाहिद फोरम है जिससे हम दूसरों की अटेंशन कैच कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं किसी मसीही दोस्त को कहूँगा कि मेरे साथ मंदिर चलो तो वो फौरन बितेगा कि भाई मैंने नहीं जाना मंदिर में। लेकिन अगर मैं उसको कहूँगा ना कभी दिवाली देखी है, दिवाली देखने चले, वो फौरन तैयार हो जाएगा कि हाँ यार फिल्मों में बड़ी दफा देखी है, हाँ कि भाई रियलिटी में नहीं देखी, मैं देखना चाह रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं अपने किसी सिख दोस्त से कहूँगा कि तुमने कभी क्रिसमस का प्रोग्राम अटेंड किए हैं, वो देख के फौरन कहेगा कि हाँ यार वो हॉलीवुड की मूवीज में क्रिसमस के फंक्शन देखते हैं, मुझे दिखाओ सचमुच कैसे होते हैं। हम लोगों ने फिर लोगों को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इकट्ठा करना शुरू किया कि हम मुख्तलिफ फेस्टिवल्स हमने मनाना शुरू किए। हम लोगों ने दिवालियाँ भी मनाई, हम लोगों ने होली भी मनाई, हमने क्रिसमस भी मनाई, ईस्टर भी मनाई, बैसाखी भी मनाया, हर मजहब से वाबस्ता त्यौहार पे। और वही लोग जो पहले हमारी इनविटेशन जो है वो सुनते ही दूर भागते थे, उन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया यार आप इस तरह फंक्शन में जाते हैं, अगले में आपने हमें भी साथ लेकर जाना है। तब हमें पता चला कि त्यौहार वाकई सबके साझे होते हैं और इनके थ्रू आप सबको गैदर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हम लोगों ने काम शुरू किया उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत सारे लोगों की आपस में यानी हमने सबको बिठाया भी, सबकी बातचीत भी करवाई, काफ़ी सारे लोगों के ज़हनों में से मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हुई, बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस दूर हुई, जो एक दूसरे के बारे में यानी गलत फहमियाँ ऐसे जन्म ले ली है कि वो गलत फहमियाँ बढ़ते बढ़ते नफरत की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, वो बहुत कम होना शुरू हुई। तो हमें फील हुआ कि यार शायद ये हमारी है कि इसको भी हम अपनी अचीवमेंट में से एक शुमार करते हैं कि पहले जो लोग यानी आपस में एक दूसरे को देखने के भी रवादार नहीं थे, उनको हमने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना शुरू किया। अच्छा फरहान सर, ऑलरेडी आप यानी कि हर धर्म के मज़हब के हिसाब से त्योहारों में शिरकत करते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या तब्दीली आई और आपको यानी जाने के बाद जब मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ थे तो आपके पास डिफ़िकल्टीज आई होंगी, वो डिफ़िकल्टीज क्या है? देखिए इसमें इस तरह से है कि आपको जब भी आप इंटरफेस पे काम करेंगे ना, हम एक ऐसी इन्वायरमेंट में सब बड़े होते हैं। हाँ मेरे साथ थोड़ा से मामला थोड़े से मुख्तलिफ थे, वो इस वजह से क्योंकि मेरी जो सारी ग्रूमिंग हुई थी वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में हुई थी। इस वजह से मेरा वैसे रिलीजियस मिनॉरिटी से आमना सामना होना या मेल मिलाप ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। इसके अलावा मेरे एंसेस्टर्स जो हैं उन्होंने भी 25-30 साल गुजारे थे सिंध प्रोविंस में। अब आपको पता है कि जैसे पंजाब में मसीही सबसे ज़्यादा बड़ी मिनॉरिटी है, सूबा सिंध में हिंदू जो है वो सबसे बड़ी मिनॉरिटी समझे जाते हैं तादाद में। वहाँ उनकी दोस्तियाँ रहीं, पड़ोसी और हमसाए सारे उनके यानी हिंदू भी रहे। तो एक बहुत ही पीसफुल किस्म का इन्वायरमेंट था हमारे यहाँ, और हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉलरेंस इतनी ज़्यादा थी, यानी कोई किसी के बारे में कोई गलत ख्यालात नहीं, किसी के लिए दिल में कोई कीना, कोई बोगस, कोई नफरत वगैरह नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए शायद ये काम इस वजह से भी ज़्यादा आसान रहा। लेकिन आगे चल के जो और यानी दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को इकट्ठा करना था ना, वो ऑब्वियसली मुश्किल था। उसमें बहुत सारे लोगों ने एतराज़ात भी किए शुरू में, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर उंगलियां भी उठाई कि भाई ये जो आप काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्या ये सब लोगों को इकट्ठा करके कोई नया मज़हब तश्कील देने वाली है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला कि भाई हम कोई नया मज़हब नहीं ईजाद करने वाले, सब लोगों ने अपने मज़हब को फॉलो करना है। और अगर आप 100% अपने मज़हब को फॉलो करते हैं ना, फिर आप कभी किसी से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि नफरत करना तो कोई मज़हब सिखाता ही नहीं है। बड़ी बात की। इस तरह से सब आपने जैसे सीखा और जाना कि मज़हब सब जो है इंसानियत का दर्स देती है और मज़हब नफरत करना नहीं सिखाती है। तो आपकी लाइफ में वो क्या चीज़ें अडॉप्ट हुई जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत बड़ी नाम हो? जी देखिए मज़हब का मैंने आपको जैसे ही बताया कि कोई भी मज़हब जो है वो नफरत करना नहीं सिखाता, ये हमारी अपनी इंटरप्रिटेशंस होती हैं। या आजकल आप देख लेंगे जो यानी बहुत लेस एजुकेटेड किस्म के जो रिलीजियस स्कॉलर्स बने हुए हैं, स्कॉलर्स तो खैर उनको नहीं कहना चाहिए, अब बहुत सारे यानी हर, और ऐसा सिर्फ एक ही कम्युनिटी में नहीं होता, ऐसा हर कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग होते हैं।
जैसे हम यानी हम गांव देहात के जो कम पढ़े लिखे मौलवी साहिबान होते हैं, वो बाज़ औक़ात कोई ऐसा बयान दे देते हैं दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ कि आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। उसी तरह हिंदू कम्युनिटी में भी बहुत सारे पंडित ऐसे होते हैं कि जिनके पास नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो अपनी ही कम्युनिटी में एक दूसरे से नफरत करना सिखाने लग जाते हैं। तो ये है कि जब आप मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब आप इस तरह की नफरतों को और हर तरह के कीने को जहन से निकाल कर आगे बढ़ेंगे ना, तो आप यकीन कीजिए एक आपकी खुशियों में एक बहुत बड़ा यानी आपकी अच्छी सेहत, आपकी कामयाबी, आपकी हर तरह की जो सक्सेस होती है उसमें एक बहुत बड़ा ताल्लुक जो है ना वो आपकी अंदरूनी खुशी का होता है। तो जब आप इस तरह के सारे बोझ और सारी नफरतें और कदूरतें निकाल कर आगे चलेंगे ना, तो आप एक खुश भी रहा करेंगे, और जो इंसान खुश रहता है, खुश रहकर इन मामलात से वाबस्ता होता है, वही कामयाब होता है और वही हर तरह से सक्सेस हासिल कर पाता है। फरहान सर, आप एक ही छत के ऊपर यानी कि काफ़ी मजलूम के नीचे रहे हैं, तो उस अंदर रहने के बाद जो एक रूहानी सुकून मिलता है वो आपके सिवा और कोई नहीं बता सकता। तो काइंडली क्या फीलिंग थी? देखिए ये जितने भी यानी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, सैक्रेड प्लेसेस होते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर जाना शुरू किया। यहाँ जैसे हम कटास रात जाते हैं, हम यानी पाकिस्तान के बेशुमार शहरों में जो है बहुत बड़ी बड़ी दरगाहें वगैरह मौजूद हैं। जब आप जाते हैं आपको बहुत रूहानी तौर पर सुकून मिलता है। इसी तरह बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह हैं। जब आप यहाँ पर जाते हैं ना, एक दो चीज़ें आपको महसूस होती हैं। एक ये कि आपको वहाँ पे जिस तरह की ठंडक और अपनायत में एक तरह का ज़हनी सुकून मिलता है ना, एक आपको वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ का भी एहसास होने लगता है कि जैसे आप यानी महसूस करते हैं कि आप किसी बहुत नेक शख्स की जगह पर, हाँ, उसकी छाँव में आए हुए हैं। तो ये एक ऐसी कैफियत होती है जिसको ना आप अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं, ना आप उसको तहरीर कर पाते हैं किसी कलम से। हाँ, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाती, उसको उस कैफियत को सिर्फ महसूस किया जाता है। और मुझसे अगर कभी भी कोई ये कहता है, कभी ऐसे कहते हैं, तो इनर फीलिंग आपकी क्या थी, तो मैं हर उस शख्स को कहता हूँ एक बार आप मेरे साथ चलें, हाँ, उस जगह पर गुजारे, फिर आप खुद उस जब तजर्बे से गुजरेंगे आपको अंदाजा होगा कि आपकी अंदरूनी कैफियत उस वक्त क्या होती है। बड़ी अच्छी बात की आपने सर। नवाज़िशें, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसी तरह से जब हम पीसफुल इंसान से मिलते हैं तो काइंडली एक माइंडसेट हो जाता है कि हमें पीस पे काम करना चाहिए। मैं आपका रियली बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो हमारे लिए लास्ट में हमारे दोस्तों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? देखिए मैसेज में, क्योंकि बात हो रही है पीस के हवाले से ही, तो मैसेज भी मैं पीस के हवाले से ही देना पसंद करूँगा कि देखिए जिस तरह की हमारी पाकिस्तान में जिस तरह के मसाइल से हम गुजर रहे हैं, इसमें एक सबसे बड़ा जो है ना वो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फुकदान का है कि यानी आप मुख्तलिफ मज़ाहिब की यानी एक ऐसा पुरअमन मुल्क जो आज से कुछ साल पहले ये मसाइल नहीं थे हमारे मुल्क में, ये कुछ डेकेड्स ऐसी गुजरी हैं जिसके बाद से ऐसे मसाइल आना शुरू हुए हैं। अगर हम दुनिया के दूसरे जो तरक्की याफ्ता और बड़े पुरअमन किस्म के ममालिक हैं उनकी तरफ देखें, मिनॉरिटीज़ हर मुल्क में होती हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का आमना सामना हर मुल्क में होता है। जब मगरबी दुनिया जो है वो इस वजह से शायद ऐसे मामलात में सोशल एक्टिविज्म में हमसे ज़्यादा आगे इस वजह से निकल गए कि वहाँ पर लोगों ने एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखा, और ना सिर्फ बर्दाश्त करना सीखा, एक दूसरे को कबूल करना सीखा। इसी तरह जैसे पाकिस्तान को जब आप ये अपने अंदर ये फीलिंग लेकर आए ना कि पाकिस्तान एक घर है और इसमें रहने वाली जो तमाम कौमें हैं, चाहे वो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाली कौम हो, मुख्तलिफ तरह के कल्चर्स पे चलने वाली कौमें हो, मुख्तलिफ सूबाई कौमियत रखने वाली कौमें हो, या मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाली कौमें हो, जब पाकिस्तान एक घर है तो ये तमाम कौमें जो है कि उस घर के अलग अलग अफराद हैं। अफराद में और उस घर के अफराद में आपस में अगर कभी कोई तू-तड़ाक हो भी जाती है तो अगले ही लम्हे मुस्कुराहटों के तबादले भी होते हैं लाजमी। तो अपने आप को एक घर का फर्द समझें, और जब हम एक घर में रहते हैं तो हम एक दूसरे अपने और दूसरे बंदे के दरमियान जो फ़र्क होते हैं उनको भी बड़ी खुशदिली से कबूल करते हैं। तो एक घर का फर्ज समझकर एक दूसरे को कबूल करें, एक दूसरे को अपनाएं और एक दूसरे में के साथ आपस में मोहब्बतें बांटें, तो यहीं से ही हमारा एक बहुत पुरअमन मुआशरा जन्म लेगा। थैंक यू सो मच। वो एक शेर एक बात में कुर्बान भी करता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो इसी तरह अफरान की तरह आप अपने हिसाब से पीस के लिए काम करें और आपको एक रूहानी सुकून मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया।